आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया अध्याय को। तो कौन सा हमारा अध्याय है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यस सर। जैसा कि आपको पता है कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है और ये हमेशा क्यों, क्या, कैसे है उसको जानने का हमेशा प्रयास करता रहता है। और उसी क्रम में ये जिस पृथ्वी पर निवास करता है तो उसके वायु भागों को देखता है कि यहाँ पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं। तो इसके भीतर कैसे होगा, इसी को जानने के क्रम में समय समय पर इसने तमाम आधारभूत संकल्पनाएं प्रस्तुत की और उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन होता क्या है कि एक संकल्पना आती है, दूसरी उसको खारिज कर देती है। तो इसी क्रम में तमाम आपके जो साधन हैं जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से साधन हैं जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। तो साधन में देखेंगे तो इसके 3 भागों में बांटा जाता है, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता करने के साधन। पहला आपका है प्राकृतिक साधन। कौन सा होता है? पहले हम लोग अप्राकृतिक साधन को समझ लेते हैं। पहला हमारा है अप्राकृतिक साधन, तो फिर प्राकृतिक को समझते हैं। अप्राकृतिक साधन है प्राकृतिक साधन। इसमें देखेंगे मुख्यतः 3 आते हैं आपके। पहला आपका आता है ताप, नंबर 1 क्या आता है? ताप। नंबर 2 आपका आता है दाब। उसके बाद फिर आपका आता है घनत्व। ये 3 आपके अप्राकृतिक साधन हैं जिनसे हम पता करते हैं कि पृथ्वी हमारी भीतर से कैसे है। उसके बाद नंबर 2 आपका है प्राकृतिक साधन। तो प्राकृतिक साधन में आपके मुख्यतः 2 आते हैं। पहला आपका है ज्वालामुखी है, अर्थात ज्वालामुखी उद्गार से पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। दूसरा आपका है भूकंप। ठीक, ये 2 आपके प्रमुख हैं। तीसरा भी इसके बाद हम लोग समझते हैं वो कौन सा आधार है। तो सबसे पहले हम ताप के विषय में समझते हैं। तो ताप के विषय में जब पता लगाया गया तो इसमें यह पता चला कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के भीतर जाते हैं तो गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो ये गहराई के कितने गहराई में जाने पर वृद्धि कितनी होती है इसको समझते हैं और यहाँ से उठने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके ताप से उठता है वो आपका होता है कि प्रत्येक 32 मीटर पर आपके 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यानी जब पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन क्या ये तापमान की वृद्धि दर हर जगह समान है? ऐसा नहीं है। ठीक, यह जो वृद्धि होती है सामान्यतः 8 किलोमीटर की गहराई तक होती है। 8 किलोमीटर की गहराई तक ही होती है। इसके बाद जाएंगे फिर असमानता आ जाती है। यानी समानता हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में 8 किलोमीटर की गहराई तक जाने में प्रत्येक 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद देखते हैं कि जब हम लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंच जाते हैं तो 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचने के बाद क्या होता है, तो प्रति किलोमीटर आपके जो होता है, प्रति किलोमीटर जाने पर आपके 12 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यानी जब हम 100 किलोमीटर गहराई में पहुंच जाएंगे उसके बाद प्रति किलोमीटर पर आपके 12 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यही गहराई जब हम पहुंच जाएंगे 300 किलोमीटर की गहराई पर, उसके बाद क्या होगा कि 300 किलोमीटर की गहराई पर जाने के बाद प्रति आपके किलोमीटर पर आपके 2 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद फिर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। ऐसे आपके असमानता पाई जाती है। तो यानी पृथ्वी के भीतर तापमान समान नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं, और गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि हर जगह समान नहीं है। तो इसमें आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के 8 किलोमीटर गहराई पर जाने पर कितना वृद्धि होती है?
32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान होती है। ये कहाँ तक होती है? 8 किलोमीटर तक होती है। ठीक है ना, यही समानता आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये आपका हो गया तापमान से संबंधित। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि जो आपका तापमान होता है, जो पृथ्वी की ऊष्मा होती है, ये वाला समझ गए ना इसको जी? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो आपकी पृथ्वी की ऊष्मा होती है, ये संवहन तरंगों के रूप में आती है। यानी आंतरिक ऊष्मा जो होती है, आंतरिक ऊष्मा, ठीक है ना, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा होती है, ये आपके संवहन तरंगों के रूप में आती है। तो संवहन तरंगों के रूप में ये आपकी ऊष्मा भूगर्भ से बाहर आती है। और जो इनका जन्म होता है, आप जानते हो, रेडियोधर्मी पदार्थ। संवहन तरंगों का जन्म कैसे होता है? इनका जो जन्म होता है वो आपके दो से होता है, रेडियो धर्मी पदार्थ, और आपका दूसरा होता है जो आपका गुरुत्व बल होता है, बल। इन दोनों के ऊष्मीय तरंगों के परिवर्तन अर्थात आपके रेडियोधर्मी एवं गुरुत्व बल, आपके रेडियोधर्मी पदार्थ और गुरुत्व बल जब आपके होता है क्या कि ये जब तापीय ऊष्मा में परिवर्तित होते हैं, तब आपके संवहन तरंगों का जन्म होता है। ठीक, तो संवहन तरंगों का जन्म कब होता है? जब आपके रेडियोधर्मी पदार्थ और गुरुत्व बल, ये दोनों आपके कहाँ परिवर्तित होते हैं? संवहन तरंगों। हाँ, तो आपके संवहन तरंगों का जन्म हो जाता है। चलिए, ये रहा आपके ताप के संबंध में। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका है दाब, तो पृथ्वी में जो दाब आपका है प्रत्येक जगह समान नहीं है। यह दाब आपके गहराई के साथ बढ़ता जाता है, परंतु जो यह अत्यधिक दाब है, ये आपके दबाव के कारण नहीं है, ये वहां पर उपस्थित पदार्थों के कारण है। ठीक है ना, अर्थात पृथ्वी के अंतर्भाग में ऐसे पदार्थ हैं जिनका घनत्व अधिक है, इसी वजह से वहां पर दाब अधिक पाया जाता है। ठीक, तो पृथ्वी पर जो दाब का आपका दाबांतर पाया जाता है, वो पृथ्वी के दबाव के कारण नहीं, वो वहां पर उपस्थित पदार्थों के घनत्व के कारण होता है। ठीक, अब देखते हैं घनत्व में। तो घनत्व से 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है, आप देखेंगे कि पृथ्वी के घनत्व से संबंधित। तो पृथ्वी के घनत्व में आप देखेंगे जो पृथ्वी का वायु भाग है, ठीक है ना, पृथ्वी का जो वायु भाग है वो आपका भूपर्पटी, तो भूपर्पटी है, और दूसरा आपका क्रोड है, यानी अंतः भाग है। तो भूपर्पटी का आपका देखेंगे तो आपके 2.5 से 3 प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर मापते हैं इसको, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यानी भूपर्पटी का आपका जो घनत्व होता है कितना होता है? 2.5 से आपका 3 तक होता है, ये आपके पर्पटी का। यही क्रोड में देखेंगे तो आपके 11 से आपके 13 तक हो जाता है, यानी 11 से आपके 13 तक। मध्य का देखेंगे तो मध्य में आप देखेंगे तो ये 5 तक हो जाता है कहीं पर। इसीलिए आपके जो प्रश्न है बनता पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ठीक, तो मुख्य प्रश्न आपका क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व आपका कितना है? तो आप जानते हैं पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो आपका कितना है? बताओ भाई मनोज। औसत घनत्व आपका है 5.5 ग्राम, ठीक है ना, प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, घनत्व को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। एक्चुअल में ये है आपका 5.517, ठीक है ना, लेकिन इसको राउंड फिगर में क्या लिखा जाता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारे अप्राकृतिक साधन, जिससे हम पता करते हैं कि उसका घनत्व कैसे है, उसका तापमान कैसे है, क्यों है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपके प्राकृतिक साधन है, ठीक है ना। अब प्राकृतिक साधनों में देखेंगे तो जो आपका ज्वालामुखी है। अब जो ज्वालामुखी आपका है, तो ज्वालामुखी से जो भाग निकलता है मैग्मा, वह तरल अवस्था में होता है,
ना। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल होगा, परंतु दूसरी तरफ अभी आपने क्या पढ़ा कि इसके अंतःभाग का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, यानी दबाव भी बहुत ज्यादा है। अब कोई भी पदार्थ होगा वो जब अत्यधिक दबाव में होगा तो वो तरल अवस्था में नहीं रह पाएगा, तो ये मान्यता यहाँ पर खारिज हो जाती है। ठीक, तो ज्वालामुखी से सिद्ध होता है कि अंतःभाग तरल है, परंतु दाब को देखा जाएगा तो ये मान्यता खारिज हो जाती है, क्योंकि कोई भी तरल पदार्थ अत्यधिक दाब में तरल नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, ये मान्यता हुई खारिज। इसके बाद जो सर्वमान्य मान्यता आपकी आई वो मान्यता आपका भूकंप। ठीक, इसे कहते हैं भूकंप विज्ञान। ठीक है ना, तो भूकंप विज्ञान से आपकी आधुनिक मान्यता जो सामने आई, इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का भाग कैसे है, क्योंकि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं आपकी PSL, ठीक है ना, तो खासकर P और S के आधार पर यह पता किया गया है कि इसका आंतरिक भाग कैसे है, क्योंकि P तरंगे हैं जो ठोस एवं द्रव दोनों में चलती हैं, S तरंगे हैं जो केवल आपके ठोस में चलती हैं। ठीक ना, L का कोई मतलब नहीं, धरातलीय तरंगे आपकी होती हैं। तो इनके आधार पर पता किया गया कि हम लोग भूकंप जब पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे आपका चलती हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि कुछ ऐसे पृथ्वी आपका है और ये तरंगे जब आती हैं तो बीच में से लड़खड़ाने लगती हैं यहाँ पर, और ये साइड से निकल जाती हैं, ये आपके क्रोध है, और पी तरंगे हैं आपके सीधी चली जाती हैं। तो इसके आधार पे पता किया गया कि पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं वो समान घनत्व वाली या समान रूप से आपकी नहीं है। ठीक, और पृथ्वी का जो अंतःभाग है वो आपका ठोस अवस्था में लोहे से बना हुआ, निकल जाए फेरस से आपका बना हुआ है, ये आपका पता चलता है भूकंप विज्ञान से। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला सबसे सटीक प्रमाण कौन सा है, तो वो आपका है भूकंप विज्ञान। ठीक, चलिए, तो यहाँ से आपका ये हुआ साधन। अब इसके बाद देखते हैं एक साधन आपका और आता है। वो साधन आपका क्या है, वो साधन आपका है कि पृथ्वी की, चलिए देखा जाएगा। इसमें देखते हैं कि अगला जो आपका साधन है वो आपका क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्रमाण। ठीक है ना, जो आपकी पृथ्वी जब बनी थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। ठीक, यहां से भी पता चलता है, लोगों ने बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी कैसी है। जैसे आप जानते हैं एक आपकी परिकल्पना है पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी, वो आपकी है ग्रहाणु। ठीक है ना, आपकी ग्रहाणु परिकल्पना है, किसकी है ये बताइए भाई नरेंद्र जी। ये आपके चैम्बरलिन की है। ठीक है ना, ये आपके चैम्बरलिन की परिकल्पना है। इन्होंने बताया कि वो तमाम अणुओं से मिलकर बना हुआ है, और इस प्रकार से इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया पृथ्वी आपकी कैसी है, ठोस अवस्था में है। ठीक, ये परिकल्पना इनसे आती है। दूसरा आपका आता है जेम्स जीन। जेम्स जीन है, इन्होंने बताया कि ज्वारीय, इनकी परिकल्पना कौन सी है, ज्वारीय। तो ये जो ज्वारीय इनकी परिकल्पना है, इसके आधार पर इन्होंने क्या बताया है कि पृथ्वी आपके अंदर से तरल है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि तरल अवस्था में है पृथ्वी, जेम्स जीन ने। उसके बाद फिर तीसरी आपकी जो परिकल्पना आती है लाप्लास की, वो कौन सी है, निहारिका। सबसे बेस्ट। ठीक है, ये आपकी निहारिका जो सिद्धांत आया ये आपका किसका है, लाप्लास का है। तो इन्होंने बताया अपने, चूंकि पृथ्वी का निर्माण तमाम धूल कण एवं निहारिकाओं से हुआ है, इस आधार पर इन्होंने क्या सिद्ध किया कि पृथ्वी आपकी कैसी है, गैसीय अवस्था में है। ठीक, ये सब मान्यताएं आपकी चलती रही, किसी का ठोस आधार नहीं मिला, अंत में उसी भूकंप विज्ञान को सटीक प्रमाण माना गया है, और उसी के आधार पर आपका तय किया जाता है पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसे है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भूकंप विज्ञान के आधार पर जो आपका सिद्धांत आया उसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक डायग्राम, तो वो कैसा होगा, एक मिनट,
जैसे आप लोग कभी खरबूजा खाए होंगे मनोज, जी सर। चुरा के खाए खरीद के? नहीं, खरीद कर खाए थे। हाँ, तो खरबूजा जब काटते हैं बीज से तो ऐसे कुछ चिप्स निकल आता है, ठीक। उसके अंदर का भाग एकदम लाल होता है, बीच वाला हल्का, ऊपर वाला सफेद होता है। तो ऐसे आज हम पृथ्वी को खरबूजा मान के काट लिए हैं और ये आपका निकल आया है, ठीक। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है भूकंप विज्ञान के आधार पर, जैसा कि बताया आपको। तो यहाँ पे जो पहली आपकी परत होती है, ये आपकी, इसको बोलते हैं भूपर्पटी। क्या ये? भूपर्पटी, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक। अब इसकी जो गहराई होती है या जहां तक इसकी मोटाई होती है, ये आपकी होती है 30 किलोमीटर तक। कितना होती है? 30 किलोमीटर तक। अब ये 2 जगह होती है, क्योंकि आपके भूपर्पटी पर ही महासागर भी आपके हैं, ठीक है ना, उसको भी इसमें से बना दिया जाता है। मान लीजिए ये आपके महासागर हैं और ये आपकी स्थल है, ठीक है ना। तो महासागरों में जो इसकी गहराई है, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। तो महासागर में इसकी गहराई होती है या मोटाई 5 किलोमीटर, और स्थल में होती है इसकी मोटाई जो होती है वो आपकी 30 किलोमीटर तक होती है, ठीक। तो ये आपको हो गया भूपर्पटी की गहराई कहाँ तक होती है? 30 किलोमीटर तक। इसके बाद फिर आपका आता है दूसरा भाग, जिसको हम लोग कहते हैं मैंटल। ये आपका आता है मैंटल, हाँ, ये आपका मैंटल है, ठीक। इसकी जो गहराई होती है आपकी 2900 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर तक। इसके बाद जो नीचे वाला हमारा भाग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोड या कोर कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका सबसे आंतरिक भाग है क्रोड। इसकी जो गहराई होती है वो आपकी होती है, कितना होता है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। अब जो ये आपका 3 आपके भाग बने, पहला भाग कौन सा हुआ? भूपर्पटी। दूसरा कौन सा है? मैंटल। तीसरा कौन सा है? क्रोड। तो 3 भागों में हमने पृथ्वी को बांट दिया। तो 30 किलोमीटर गहराई तक आपका भूपर्पटी, 2900 किलोमीटर तक आपका मैंटल, और 6371 किलोमीटर तक आपका कोर होता है। अब उसके बाद क्या किया गया कि इन भागों को भी उपभागों में बांटा गया। अब जैसे यहाँ पे कर दिया गया बीच में आपका, इसको बोलते हैं ऊपरी परपटी, और इसको बोलेंगे निचला परपटी या निचली परपटी, ठीक। अभी आपको क्या, ऐसे मेंटल में आप देखेंगे तो ये आपका ऊपरी मेंटल है। कौन सा है? ऊपरी मेंटल। ये आपका निचला मेंटल है। अभी इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी परतें आपकी कैसे विकसित है। फिर ऐसे क्रोड को बांट दिया गया, ये आपका है ऊपरी क्रोड, और फिर आपका है निचला क्रोड। अब इसकी गहराई को देख लेते हैं। तो जो आपका ये ऊपरी मेंटल है और जो निचला मेंटल है, तो ऊपरी मेंटल जो आपका होता है, इसमें ज्यादा कर दिया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग, ये आपका होता है 700 किलोमीटर तक। कितना होता है? 700 किलोमीटर तक। फिर जो ऊपरी कोट का आपका होता है, ये आपका होता है 2900 किलोमीटर तक। 29 नहीं, 29 तो आपका मेंटल चालू होता है। ये आपका होता है, ये होता है आपका 5150 किलोमीटर तक। चलिए उल्टा हो गया था, 51 नहीं 5150 किलोमीटर आपका ऊपरी क्रोड आपका होता है। तो आपको बंटवारा आपने देखा, ऊपरी मेंटल, ऊपरी परपटी, फिर निचला परपटी, फिर आपका ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल, फिर ऊपरी कोड और निचला कोड। अब यहाँ पे आपने गहराई देखा, गहराई समानता जो आपका पूछा जाता है, परपटी का ही पूछा जाता है। एनसीईआरटी में दूसरा मिलता है 35 किलोमीटर, लेकिन आपके यूजीसी जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संस्था वो आपके 30 किलोमीटर मानती है, ठीक है ना। और महासागरों में इसकी जो गहराई है वो आपकी 5 किलोमीटर तक होती है। अब यहाँ देखेंगे जहाँ पर 2 परतें मिलती हैं, उनमें कुछ विशेष अवस्था या विशेष विशेषता पाई जाती है।
तो उसको भौगोलिक भाषा में कहते हैं असंबद्धता। क्या कहा जाता है? असंबद्धता। तो वह असंबद्धता वहीं पर पाई जाएगी जहां पर दो परतों का मिलन होता है। ठीक, तो पहले हम मुख्य परतों का निकाल लेते हैं जो मिलन हुआ है, जैसे ऊपरी आपके मेंटल और परपटी का जहां पे मिलन हुआ है, ठीक है ना। सामान्यतः आप देखेंगे ये 200 किलोमीटर तक का एरिया होता है, ठीक है ना। ये आपके 200 किलोमीटर तक का एरिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोह असंबद्धता। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है और अधिकतर ये पूछा जाता है कि मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है। तो मोह असंबद्धता का विस्तार कहाँ होता है? निचला परपटी और ऊपरी मेंटल के मध्य। उसके बाद देखते हैं, फिर आपका निचला मेंटल है, मतलब ये क्रोड और आपके जो आपका होता है मेंटल, इसके मध्य जो आपका पाया जाता है ये वाला, यहाँ पर देखेंगे तो इसको बोलते हैं आपके लयमैन। क्या बोलते हैं? लयमैन। ये आपका होता है गुटेनबर्ग, ठीक है ना। कौन सा होता है? गुटेनबर्ग। ठीक, ये आपकी हो गई गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद दो आपका हो गया ना, गुटेनबर्ग एवं आपका मोह असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? ऊपरी मेंटल एवं निचली परपटी के मध्य पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ये हो गया। अब दो भागों में जो हमने बांटा था, यानी परपटी और मेंटल के मध्य क्या पाया जाता है? मोह असंबद्धता पाई जाती है, और मेंटल एवं क्रोड के मध्य क्या पाया जाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमने उप विभाजन किया है, देखते हैं इसमें कौन सी असंबद्धता आपकी पाई जाती है। तो जो आपके ऊपरी परपटी और जो निचला परपटी है, इसके मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? इसको हम लोग कहते हैं कोरोनाड असंबद्धता। क्या आपका? कोरोनाड असंबद्धता। इसी को असततता भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऊपरी एवं निचली परपटी के मध्य आपका क्या है? कोरोनाड असंबद्धता पाई जाती है। उसके बाद फिर आपका ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल जो है, इसके मध्य जो आपका पाया जाता है, ये आपका है रेपटी। क्या है आपका? रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता। तो रेपटी असंबद्धता कहाँ पाएगी? आपके ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के मध्य में। ठीक, अब देखते हैं कि ऊपरी क्रोड एवं निचले क्रोड के मध्य जो आपका असंबद्धता पाई जाती है, इसको बोलते हैं आपके लयमैन असंबद्धता। क्या है आपका? लयमैन। जिन्होंने खोज किया उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। तो लयमैन असंबद्धता। ठीक, तो ये हमारा रहा आपके पृथ्वी के संरचना का। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर अगले बिंदु पे चलते हैं हम लोग। आपने देखा कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। बताओ ना देना, क्या बोल रहे हो? 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा है? भूपरपटी। दूसरा कौन सा है? तीसरा क्रोड। भूपरपटी की गहराई कहाँ तक है? 30 महासागर में कहाँ तक? 5 स्थल में 30 किलोमीटर। मेंटल की गहराई कितना है? 35 किलोमीटर। और क्रोड की 6371। अब उपभाग में देखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि आपका जो ऊपरी मेंटल एवं निचला मेंटल के मध्य बंटवारा कहाँ पे हुआ है? 700 किलोमीटर पर। और ऊपरी क्रोड एवं निचला क्रोड का बंटवारा कहाँ पे हुआ है? 5150 पर। अब देखते हैं असंबद्धता इसमें कौन सी पाई जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी कई बार पूछी जाती है, मोह असंबद्धता है। इसका विस्तार कहाँ है? निचली परपटी और ऊपरी मेंटल के मध्य। ठीक, कोरोनाड कहाँ पाई जाती है? ऊपरी मेंटल और ऊपरी परपटी और निचली परपटी के बीच। ठीक, और आपका गुटेनबर्ग असंबद्धता? निचला मेंटल ऊपरी क्रोड। ठीक, ये आपका हो गया। और लयमैन असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? निचला क्रोड और ऊपरी क्रोड। तो ये आपको हुआ पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। एक छोटा सा बिंदु इसमें बचा है। एक आपके भूगोलवेत्ता हुए हैं, कौन? स्वेज, ठीक है ना। तो स्वेज है, ठीक है ना। तो एक स्वेज है, उन्होंने एक अलग बंटवारा किया हुआ है। स्वेज महोदय ने जो आपके पृथ्वी का बंटवारा किया हुआ वो 3 भागों में उन्होंने बांटा है। तो स्वेज के अनुसार पृथ्वी को जो बांटा गया, इसमें जो प्रश्न आपका बनता है, तो इन्होंने बांटा है किसमें?
आपके रासायनिक तत्वों के आधार पर, ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि तत्वों के आधार पर पृथ्वी का बंटवारा किसने किया गया है। तत्वों के आधार पर पृथ्वी का बंटवारा किसने किया है। इसने किया है आपके स्वेस महोदय या स्वेस भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने किया है। तो इन्होंने भी रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में ही बांटा है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने चूंकि पूछा जाता है कि तत्वों के आधार पर किसने बांटा, तो स्वेस ने, या स्वेस ने किस आधार पर बांटा है, तो रासायनिक तत्वों के आधार पर। इन्होंने बताया कि आपकी परपटी के बाद जो पहली आपकी परत है, ठीक है ना, इसको इन्होंने बताया है एक, उसके बाद इसके अंदर इन्होंने बताया है नंबर 2, फिर इसके अंदर इन्होंने बताया है नंबर 3, ठीक। तो पहली जो इन्होंने बताया इसका नाम इन्होंने दिया है क्या, सीमा, सियाल है। पहला भाई आपका क्या, सीमा नहीं है, सियाल, क्या है, सियाल, ठीक। दूसरे जो इन्होंने बताया उसका नाम क्या दिया इन्होंने, सीमा। तीसरा जो इनका क्या है, निफे है, ठीक है ना। तो सियाल, सीमा, निफे, ठीक है ना। इन्होंने 3 भागों में बांटा है, किसमें, सियाल, सीमा, निफे। और किस इनका कौन सा आधार है जो आपका है, वो है रासायनिक तत्वों के आधार पर, ठीक है ना। तो रासायनिक तत्वों के आधार पर इन्होंने बांटा है सियाल, सीमा, निफे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका नामकरण कैसे है। तो सियाल में SiAl है, तो इसका मतलब होता है सिलिका, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तूने बताया कि इस ऊपरी भाग में सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। सिलिका मतलब होता है बालू, ठीक है ना। तो सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता के आधार पर इसका नामकरण क्या किया है, सियाल, ठीक है ना। ये पहली परत आपकी होगी। दूसरा आपका सीमा, SiMa, तो इसका भी मतलब सिलिका ही होता है, इसका मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है, नंबर 2 वाले में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है ना, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम के आधार पर उन्होंने इसका नाम क्या दिया है, सीमा, ठीक है ना। फिर आपका है निफे, ठीक है ना। तो निफे में आपके 2 चीज पाया जाता है, ठीक है ना। ये आपका निकेल होता है और फेरस, फेरस मतलब लोहा होता है, ठीक है ना। ये आपका 2 तत्वों की अधिकता पाई जाती है। और जो बताया जो आंतरिक भाग है ये लोहा से ठोस आपका बना हुआ है, और एक क्रोड जो आपका है वो इसी से निर्मित है, निकेल एवं फेरस। तो ये था किसके आधार पर, आपके स्वेस के रासायनिक तत्वों के आधार पर, सियाल, सीमा, निफे, ठीक। आप थोड़ा सा, हाँ अच्छा, अभी तक कोई पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर नहीं गया? नहीं भाई, पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर कहाँ जाएगी। सबसे गहरी खान आपके साउथ अफ्रीका में खोदी गई है, उसके बाद अभी तक तो संभव नहीं हुआ, आगे देखा जाएगा। अब इसमें कुछ प्रश्न और देखते हैं, वो है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला या मात्रा में मिलने वाला तत्व, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे कौन सा है, कौन सा है जो भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं भाई, ये आपका और एल्युमिनियम नहीं भाई, सबका गलत है। ये आपका है ऑक्सीजन, अच्छा हाँ, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन आपके भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। ये आपका है 46.80, ठीक है ना, %। ये आपके सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपके पृथ्वी में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर पूछा जाए कि जो दूसरा पहला प्रश्न आपका हो गया ना, ये कि भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसके बाद पूछेगा संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण पृथ्वी के में, ठीक है ना, सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व आपका हो जाता है लोहा, ठीक है ना। कौन सा है, लोहा। ये आपका लगभग है कितना, 35%, ठीक है ना। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका पृथ्वी में, लोहा, संपूर्ण पृथ्वी में लोहा। और सिर्फ भूपरपटी की अगर बात की जाए तो आपका पाया जाता है
ऑक्सीजन नहीं, आपका लोहा पाया जाएगा संपूर्ण पृथ्वी में, और पर्पटी में आपका ये 35.5 इसको कर लीजिए, 35.5 होता है, ठीक है ना, 35 लगभग आपका। तो ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके प्रश्न में बनते हैं, ठीक है ना। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में समझ के नाइट्रोजन को समझते हैं, तो ऑक्सीजन भी एक तत्व ही है, ठीक है ना, जो पर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, और संपूर्ण पृथ्वी में देखें लोहा मिलता है जो आपका 35.5। अच्छा, इसी की वजह से जो जानवर अंदर दबे रहते हैं हाँ, वो है से अपना काम चलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आज का हमारा जो अध्याय था पृथ्वी की यांत्रिक संरचना, ये समाप्त हुआ है। आशा करते हैं सभी बातें समझ में आई होंगी।